मेरा नाम शुएब है और आज इस वीडियो में हम आपकी न्यू बुक फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 3 की पहला एक्सरसाइज 3.1 इसको हम सॉल्व कर रहे होंगे। इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले आपको कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, तब जाके आप इन एक्सरसाइज को सॉल्व कर रहे होंगे। ठीक है, इन पहले हम थोड़ी सी थ्योरीज को पढ़ रहे होंगे और फिर जाके जो है वो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला आपको पता होना चाहिए कि स्केलर और वेक्टर क्या होता है। स्केलर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं एंड वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। ठीक है, स्केलर एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसको डिफाइन करने के लिए हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है। ठीक है, वहाँ पे आपको डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती। अगर मैं ए से लेकर पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक कर जाऊँ और ये पाथ को इस स्पेसिफाइड डायरेक्शन में पाथ कवर ना करूं, ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस मैंने कवर किया इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, इसीलिए वजह से डिस्टेंस जो है वो क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, इसमें एक डायरेक्शन नहीं होती है आपके पास। अच्छा, वेक्टर क्या होता है? एक फिजिकल क्वांटिटी है। ये भी फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, ये भी अच्छा सवाल है। फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? फिजिकल क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटीज़ को हम कहते हैं जिन्हें हम मेजर कर सकते हैं। ठीक है, जैसे एक पेंसिल है, पेंसिल का वेट क्या है, उसका मास क्या है, ये सारी चीज़ें हम मेजर कर सकते हैं। तो ये सारी क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज़ है। तो अगर फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूँ पॉइंट ए से पॉइंट बी, अभी भी पाथ कवर किया गया, लेकिन ये एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन में पाथ कवर किया गया और एक ही डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही है। ठीक है, तो एक डायरेक्शन है इसमें। तो यहाँ पे जो पाथ है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करें? डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर वो क्वांटिटी जिसके लिए हमें मैग्नीट्यूड भी चाहिए होता है और डायरेक्शन भी चाहिए होता है। अच्छा, अगर आप बुक में जाएं तो बुक में पहला सवाल जो है वो यही कह रहा है कि क्लासिफाई द फॉलोइंग क्वांटिटीज एज स्केलर और वेक्टर्स। तो फोर्स हमेशा किसी का डायरेक्शन में लग रही होगी। अगर आप दरवाजे को बंद कर रहे हैं, या तो आप बाहर की तरफ बंद करेंगे या तो आप अंदर की तरफ बंद करेंगे, देयर मस्ट बी अ डायरेक्शन। तो फोर्स जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, स्पीड और वेलोसिटी, देखिए स्पीड का जगह फॉर्मूला मैं लिखूँ यहाँ पे, S/T। और अगर ये फॉर्मूला मैं वेलोसिटी के लिए लिख रहा हूँ, यहाँ पे जो V जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? स्पीड को। यहाँ पे जो V जो है वो वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। यही फॉर्मूला लिखूँ तो यहाँ पे S के ऊपर एक डायरेक्टेड एरो आ जाएगा और डिनोमिनेटर के अंदर मुझे टाइम वो तो सेम ही रहेगा। ठीक है, तो देखो जब डिस्प्लेसमेंट है तो फॉर्मूला किसका है? वेलोसिटी का। जब डिस्टेंस है तो फॉर्मूला किसका है? स्पीड का। ठीक है, स्पीड एक स्केलर है क्वांटिटी, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि स्पीड डिस्टेंस से मिलता है और वेलोसिटी जो है वो डिस्प्लेसमेंट से मिलता है। ठीक है, तो वेलोसिटी जो है वो एक वेक्टर है, स्पीड एक स्केलर है। आपने कॉपी में लिखते जाएं। ठीक है, एरिया किसी भी बॉडी, फॉर एग्जांपल ये एक बुक है, उसका कुछ ना कुछ एरिया होगा। यहाँ पे आपको कोई डायरेक्शन नज़र आ रहा है? ठीक है, कोई डायरेक्शन नहीं है, तो एरिया एक स्केलर है। एसेलरेशन भी एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि एसेलरेशन या तो फॉर एग्जांपल अगर मैं एसेलरेशन का फॉर्मूला लिखना चाहूँ तो डेल्टा V ओवर डेल्टा T। तो वेलोसिटी इज अ वेक्टर, तो उसकी वजह से एसेलरेशन भी क्या रहेगा? एक वेक्टर क्वांटिटी रहेगा। ये भी एक समझने का आसान तरीका है। ठीक है, एसेलरेशन हमेशा किसी डायरेक्शन में होता है। एसेलरेशन को डिफाइन करने के लिए आपको डायरेक्शन का पता होना चाहिए कि वो किस डायरेक्शन में हो रहा है। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद वर्क क्या होता है? वर्क आपने मैटर में पढ़ा होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अच्छा ये डॉट प्रोडक्ट होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का। अभी आप लोग इसी में आप स्केलर और वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा जो स्केलर प्रोडक्ट का जो रिजल्ट होता है, स्केलर प्रोडक्ट जो है बेसिकली एक स्केलर क्वांटिटी होता है। तो आपने दो वेक्टर को डॉट करवाया तो जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा स्केलर क्वांटिटी होगा। ये अभी आप पढ़ेंगे कि जब भी आप किसी दो वेक्टर को आपस में डॉट करवाएं तो उसका रिजल्ट हमेशा क्या आता है? एक स्केलर क्वांटिटी आता है। तो वर्क जो है वो डॉट प्रोडक्ट है किसका? फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का। ठीक है, तो वर्क भी एक स्केलर क्वांटिटी। वॉल्यूम इज आल्सो स्केलर। वेट हमेशा देखो, मास और वेट जो है, मास हम कहते हैं क्वांटिटी ऑफ मैटर, तो बॉडी की जो मैटर की क्वांटिटी कितनी है वो मास है। मास की कोई डायरेक्शन नहीं है, लेकिन वेट बेसिकली क्या है? एक वो फोर्स है जो अर्थ बॉडी पे लगा रहा है इन अ डाउनवर्ड डायरेक्शन।
वेट इज अ फोर्स, वेट एक फोर्स है, उसकी डायरेक्शन होती है डाउनवर्ड होती है, वो हमेशा बॉडी हमेशा वेट की वजह से डाउनवर्ड मूव करती है, ठीक है। तो वेट वेक्टर है, मास जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। तो ये समझ आ गया होगा आपको। अच्छा, अब कुछ चीज़ें हैं वो आपको पता होनी चाहिए। जैसे वेक्टर को हम ज्योमेट्रिकली किस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें जो है वो क्या चाहिए होता है, कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। तो आप यहाँ पे देखें एक लाइन सेगमेंट आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है, ये रेड कलर से, ठीक है। ये जो इसका पॉइंट है ये बताता है इनिशियल पॉइंट जहाँ से ये स्टार्ट हुआ, ठीक है, और जहाँ पे एरो हेड बना हुआ ये इसका फाइनल पॉइंट है। अच्छा, जो इस डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट की लेंथ तो बेसिकली किसको रिप्रेजेंट कर रही है, मैग्नीट्यूड को, ठीक है। तो इस तरह हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं वेक्टर को, ठीक है। वेक्टर को हम सिंबल क्या है, आपने अल्फाबेट लिखना है, उसके ऊपर एक एरो बना दें जिससे समझ आएगा कि ये जो है वेक्टर है। अगर इसी का मैग्नीट्यूड चाहिए तो आप मॉड का साइन लगा दें। अच्छा, अब आपको पता होना चाहिए कि हम वेक्टर को एक्स एंड वाई कंपोनेंट में किस तरह रिजॉल्व कर सकते हैं। देखो यहाँ पे जो है ना, एक हमने सिस्टम कंसीडर किया जो कि एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक है। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है, एक्स और वाई एक्सिस एक ऐसा सिस्टम होता है जिनके एक्सिस के दरमियान जो एंगल होता है वो क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। इसके अलावा भी कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो फिलहाल वो आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो ज़्यादातर आपको रेक्टेंगुलर में ही पढ़ाया जाता है इंटर तक, ठीक है। तो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम कब जब भी कोई पूछे क्यों कहते हैं, क्योंकि इनके एक्सिस के दरमियान जो एंगल जो होता है वो क्या होता है, 90 डिग्री होता है, ठीक है। ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के दरमियान एंगल कितना है, 90 डिग्री। हमने एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम कंसीडर कर लिया, ठीक है। हमारा वेक्टर क्या था, वेक्टर ए, वेक्टर है, ये वेक्टर है, ठीक है, ये रेड कलर से, ठीक है। अच्छा, रिजॉल्व करने का क्या मकसद है, रिजॉल्व करने का क्या मकसद है, फॉर एग्जांपल आपके पास एक बॉडी थी, आप उस पर फोर्स लगा रहे हो समथिंग लाइक दिस, 30 डिग्री एंगल पे आप उस बॉडी पे क्या लगा रहे हो, 2 न्यूटन की फोर्स लगा रहे हो, ठीक है। बॉडी मूव करेगी, इस डायरेक्शन में बॉडी क्या होगी, मूव करना शुरू हो जाएगी, इस डायरेक्शन में बॉडी क्या होगी, मूव करना शुरू हो जाएगी। अगर मैं आपसे कहता हूँ कि अब आप जो है वो इस डायरेक्शन में फोर्स नहीं लगा सकते, यहाँ पे डायरेक्शन में फोर्स आप फोर्स लगा सकते हो सिर्फ इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में, यहाँ और यहाँ, ठीक है। तो फिर क्या करेंगे आप, तो आप क्या करेंगे कि ठीक है, आपकी बात ठीक है, मैं इस डायरेक्शन में फोर्स नहीं लगाता हूँ, मैं इस डायरेक्शन में लगाऊंगा और सेम इफेक्ट क्रिएट करना, मतलब बॉडी अगर इस तरफ मूव कर रही थी तो यहाँ पर भी बॉडी क्या होनी चाहिए, इस तरफ मूव करनी चाहिए। तो फिर आप क्या करोगे, इस फैक्टर को 2 न्यूटन को एक्स एंड वाई कंपोनेंट में डिसॉल्व करोगे, जो एक्स एक्सिस का कंपोनेंट आएगा वही फोर्स आप एक्स एक्सिस पे लगाओगे, जो वाई एक्सिस का कंपोनेंट आएगा वही फोर्स आप वाई एक्सिस पे लगाओगे, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट यहाँ पे देखें तो कैलकुलेट किया, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ए था 30 डिग्री पे लग रहा था, इसका मैग्नीट्यूड क्या है, मैग्नीट्यूड कितना है, 2 न्यूटन, ठीक है, 2 न्यूटन उसकी मैग्नीट्यूड थी। अब कहा गया 30 डिग्री पे फोर्स नहीं लगा सकते, फोर्स हमेशा एक्स एक्सिस पे लगा सकते हैं और वाई एक्सिस पे, यहाँ और यहाँ इस डायरेक्शन में फोर्स लगा सकते हैं, ठीक है। तो अब आपको पता होना चाहिए एक्स कंपोनेंट क्या होगा, इसका वाई कंपोनेंट क्या होगा। तो एक्स कंपोनेंट किस तरह निकलेगा, इसकी डायरेक्शन पीछे की गई, कॉस थीटा बराबर होता है बेस ओवर हाइपोटेनस के, यहाँ पे बेस क्या है ए एक्स और हाइपोटेनस क्या है, ये वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड। तो ए एक्स कंपोनेंट आ गया मैग्नीट्यूड ऑफ ए मल्टीप्लाई बाई कॉस थीटा, थीटा क्या है, एंगल है। अच्छा, सिमिलरली फॉर ए वाई के लिए आप कैलकुलेट कर सकते हैं, तो ए वाई के लिए साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर ए वाई हाइपोटेनस ए है, ठीक है। वहाँ से आपने ए वाई कैलकुलेट कर ली जो कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू साइन थीटा के बराबर है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको समझ आ गया हो, ये आपने मैट्रिक में भी पढ़ा होगा। अच्छा जी, तो अब ए एक्स चाहिए, मैग्नीट्यूड इसी फॉर्मूले को यूज़ करते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू कॉस थीटा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू कॉस थीटा, थीटा कितना है अभी 30 डिग्री, तो एक्स कंपोनेंट कितना आ रहा है √3 और वाई कंपोनेंट इस फॉर्मूले को यूज़ करके क्या आ रहा है 1 आ रहा है, ठीक है। एक काम आप कीजिए, आप कॉपी ले लीजिए और साथ साथ सारी चीज़ों को कॉपी कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, कॉपी कीजिए, फिर नेक्स्ट आके जाइए, ठीक है। अगर आप कॉपी नहीं कर रहे हैं आपको चीज़ें समझ नहीं आएंगी। वेक्टर ए इसका एक्स कंपोनेंट और ये इसका वाई कंपोनेंट, इसको अगर लिखना चाहो एक्स और वाई में
तो आप कुछ इस तरह लिख सकते हो, आपने एक्स कॉम्पोनेंट लिखा, उसके बाद आई कैप और जे कैप क्या है मैं भी बताता हूँ आपको। उसके बाद आपने 1 लिखना है, 1 उसके बाद जे कैप। ऑब्वियसली जे कैप मल्टीप्लाई बाई 1 क्या हो जाएगा, जे कैप ही रहेगा। ठीक है, आई और जे बेसिकली यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर क्या होता है अभी नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ रहे होंगे यूनिट वेक्टर क्या होता है। ठीक है, इस तरह हम वेक्टर ए को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस तरह भी कर सकते हैं कि आप उसको राउंड ब्रैकेट में करें, स्क्वायर ब्रैकेट में भी कर सकते हैं, और फिर इसको जो है वो इस फॉर्म में भी कर सकते हैं। ये इसका एक्स कॉम्पोनेंट और ये इसका वाई कॉम्पोनेंट। अच्छा, अब नेक्स्ट है हमारे पास यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है? यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है, यूनिट वेक्टर अ वेक्टर ऑफ यूनिट मैग्नीट्यूड। हमेशा इसकी इसकी जो मैग्नीट्यूड होती है वो क्या होती है, 1 होती है हमेशा। अगर यूनिट वेक्टर है कोई वेक्टर, तो उसका मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, क्या करता है ये बेसिकली किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। जिस वेक्टर का ये यूनिट वेक्टर होगा उस वेक्टर के डायरेक्शन को ये रिप्रेजेंट कर रहा होगा। ठीक है, एक्स एक्सिस के लिए जो यूनिट वेक्टर होता है वो होता है आई कैप। वाई एक्सिस के लिए जो यूनिट वेक्टर होता है वो है जे कैप। और जेड एक्सिस के लिए ऑब्वियसली ना एक्स एक्सिस भी कोई डायरेक्शन है, वाई एक्सिस भी कोई डायरेक्शन है और जेड एक्सिस भी कोई डायरेक्शन है, तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए यूनिट वेक्टर चाहिए होगा। तो जेड एक्सिस के लिए के कैप। ठीक है, मोस्टली जो आपके क्वेश्चन है शुरू में वाई और जे के, जेड 3D प्लेन की क्वेश्चन कम है आपके पास। अच्छा, तो अब यूनिट वेक्टर जो है उसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे, फाइंड किस तरह करेंगे। एक वेक्टर आपको मैंने बताया वेक्टर में हमेशा क्या होता है, उसका मैग्नीट्यूड होता है और उसका डायरेक्शन। अब मैग्नीट्यूड को इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, डायरेक्शन को यूनिट वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, आपको क्या चाहिए, यूनिट वेक्टर चाहिए, सेपरेट कर लो यूनिट वेक्टर को, वेक्टर ए डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ वेक्टर है। ठीक है, यह आपका आ गया यूनिट वेक्टर। जब भी आपको यूनिट वेक्टर निकालना है ये फॉर्मूला बिल्कुल याद कर लो, वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। एक्स एक्सिस के अलावा आई कैप, वाई एक्सिस के जे कैप एंड जेड एक्सिस के अलावा के कैप। ठीक है, अभी हम कैलकुलेट कर रहे होंगे यूनिट वेक्टर को किस तरह कैलकुलेट करते हैं, आगे एक एक्सरसाइज में हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अच्छा जी, तो यहाँ पे देखें एक्स कॉम्पोनेंट के साथ मैंने क्या यूज़ किया, आई कैप, और वाई कॉम्पोनेंट के साथ मैंने क्या किया, जे कैप। अगर फॉर एग्जाम्पल जेड एक्सिस भी होता और जेड कंपोनेंट के साथ मैं क्या यूज़ करता, के कैप। ठीक है, तो ये अब आपको समझ आ गया होगा ये आई जे के क्या है। ठीक है, अच्छा, कुछ चीज़ें जो फिलहाल आप सिर्फ पढ़ लें, काफ़ी है बुक की चीज़ें। देखिए मैग्नीट्यूड क्या होता है, मैग्नीट्यूड इसको पढ़ लें एक बार, मैं समझा भी चुका हूँ। इक्वल वेक्टर क्या होता है, एक ऐसे वेक्टर जिनका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों क्या हो, सेम हो। ठीक है, ये पढ़ लो एक बार। इक्वल वेक्टर क्या होता है, बारी बात सुन लो। इक्वल वेक्टर जिसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन भी सेम हो मैग्नीट्यूड भी सेम हो। अब पढ़ लो वीडियो पॉज करके। ठीक है, नेगेटिव वेक्टर क्या होता है, नेगेटिव वेक्टर ऐसे वेक्टर होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड तो सेम होता है लेकिन डायरेक्शन जो है वो चेंज होता है। यहाँ पे देख लो, इस जगह पे एरो से समझ में आ रहा होगा आपको, इसकी डायरेक्शन इस तरफ है, इसकी डायरेक्शन इस तरफ है। ठीक है, यूनिट वेक्टर आपको समझा चुका हूँ। नल वेक्टर एक ऐसा वेक्टर जिसका इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट क्या हो, सेम हो, इज कॉल्ड जीरो और नल वेक्टर, इट इज डिनोटेड बाय ओ। ठीक है, अच्छा जी, तो ये आपको समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। पोजीशन वेक्टर अगेन एन इंपॉर्टेंट चीज़ आपको समझ आना चाहिए। हर पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग मैं क्या करता हूँ, इसके लिए ना समझा देता हूँ आप लोगों को। पोजीशन वेक्टर डेफिनेशन बुक से ही पढ़ लेंगे। पोजीशन वेक्टर क्या होता है, हर पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग, अगर वो किसी प्लेन में, आप उस पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग एक पोजीशन वेक्टर ड्रॉ कर सकते हैं। एक पॉइंट है x, y, ठीक है, 2D प्लेन पर। आप क्या करेंगे, ऑरिजिन से लेके इस पॉइंट तक एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट बना देंगे। ये डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, पोजीशन वेक्टर। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर ये पॉइंट ए है तो पोजीशन वेक्टर हो जाएगा ओ से ए। ठीक है,
ओ टू ए को किस तरह लिख सकते हैं, तो ये कुछ इस तरह लिखोगे एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। ठीक है, अगर यहाँ होता 3,2 तो आप लिखते 3i कैप प्लस 2j कैप। ठीक है, तो आई होप समझ आ गया पोजीशन वेक्टर क्या होता है। तो वापस से डेफिनेशन पर आ जाते हैं। A vector whose initial point is origin, आपको बताया origin से हमेशा बनाना है, एंड टर्मिनल पॉइंट इज P, हमेशा P पे जाके आपने रुक जाना है, इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। बाकी डेफिनेशन आप लोग खुद पढ़ लो। ठीक है, पैरेलल वेक्टर जिनकी डायरेक्शन सेम हो। ठीक है, सेट टू पैरेलल दे हैव सेम डायरेक्शन। ठीक है, एडिशन ऑफ वेक्टर। अब वेक्टर को हम ऐड किस तरह कर सकते हैं, वेक्टर को हम ऐड कर सकते हैं बाय यूजिंग हेड टू टेल रूल। अब दोबारा से बोर्ड पर आ जाओ। ठीक है, मैं बोर्ड पे आ जाता हूँ। ठीक है, हेड टू टेल रूल, ये बेसिकली एक मेथड है, ग्राफिकल मेथड है वेक्टर्स को ऐड करने के लिए। ठीक है, तो क्या कहता है ये वेक्टर, ये रूल ये कहता है टू वेक्टर्स कैन बी एडेड बाय हेड टू टेल रूल। ठीक है, placed the tail of second vector on head of first one। आप क्या करें, सेकेंड वेक्टर को उठाकर फर्स्ट वेक्टर के हेड पर रख दें। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, ड्रॉ अ line segment from tail of first vector to head of second one। फॉर एग्जाम्पल आपके पास दो वेक्टर थे, एक ये था और एक ये था। आप क्या करो, इस वाले वेक्टर को उठाओ और उठाकर बिल्कुल एज इट इज उठा के यहाँ इसके हेड पे रख दो। फिर क्या करो, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट फ्रॉम टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर, दिस इज टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर टू हेड ऑफ सेकंड वन। ये टेल से लेकर हेड तक लाइन सेगमेंट बना दो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर ये है बी और ये ए है तो ये आपको बता रहा होगा ए प्लस बी। ठीक है, तो ये एक मेथड होता है दो वेक्टर्स को ऐड करने का, ग्राफिकल मेथड कहलाता है ये। ठीक है, इस मेथड को हम क्या कहते हैं, हेड टू टेल। ठीक है, आई होप समझ आ गया होगा, इसको लिख लो, बुक में थोड़ी सी लंबी की हुई है, खैर कोई मसला नहीं है। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर में क्या करना है, आपने वेक्टर को क्या करना है, वेक्टर को फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक वेक्टर था, मैं ही समझा देता हूँ आपको, ए और बी, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करवाना है। आप क्या करो, फाइंड करो माइनस बी। माइनस बी आप कैसे फाइंड करोगे, प्लस बी का डायरेक्शन जो है वो किस तरफ है, इस तरफ है। ठीक है, तो माइनस बी का डायरेक्शन क्या होगा, इस तरफ होगा। देखो यहाँ पे माइनस बी निकाला हुआ उन्होंने, डायरेक्शन चेंज कर दिया। ठीक है, अब वेक्टर ए तो अपनी जगह पे रहेगा। अब देखो माइनस बी के टेल को ए के हेड से ज्वाइन कर दिया और ए के टेल को और माइनस बी के हेड को ज्वाइन किया, तो हमें ये क्या मिल गया, रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आ गया सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। ठीक है, अच्छा, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन ये कहता है अगर आपके पास एक ट्रायंगल है, उसका एक साइड दो वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है, तो थर्ड साइड जो है हमेशा उन दो वेक्टर के रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, आप लोग पढ़ लो आराम से। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, पैरेललोग्राम क्या कहता है, अगर एडजेसेंट साइड पे आपके पास दो वेक्टर है तो डायगोनल जो होगा, डायगोनल वो रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। पॉलीगॉन लॉ ऑफ एडिशन क्या कहता है, पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है,
अगर आपके पास बहुत सारे वेक्टर्स हैं, 2 तो आप ट्रायंगल से कर लोगे, ठीक है, पैरेललोग्राम से कर लोगे। अगर आपके पास बहुत सारे हैं, ठीक है, 4 है, 5 है, 6, तो वहाँ पे आप ग्राफिकल सॉल्व करने तो आप पॉलीगॉन लॉ ऑफ एडिशन लगाते हो। आप सारे वेक्टर्स को उठा के एक के ऊपर प्लेस करते जाओगे, हेड टू टेल करके, ठीक है। देखो यहाँ पे हेड और टेल, ठीक है। उसके बाद जो लार्ज साइड बच जाएगा, फिर आप क्या करोगे, उस पॉलीगॉन को क्लोज कर दोगे, पॉलीगॉन को क्लोज कर, देखो यहाँ पे क्लोज किया है मैंने, क्लोज कर दिया, ठीक है, यहाँ पे देखो क्लोज किया हुआ है। तो ये चीज़ जो है ना, ये वाली साइड जो है, ये किसको रिप्रेजेंट करेगी, क्लोजिंग साइड रिजल्टेंट वेक्टर को, ठीक है। ये है पॉलीगॉन लॉ ऑफ एडिशन। अभी हम जब एक्सरसाइज कर रहे होंगे वहाँ पे जो है हम हेप्टागोन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को प्रूव करेंगे, वहाँ आपको बहुत अच्छे से चीज़ समझ आ जाएगी, ठीक है। अभी सिर्फ पढ़ लो और एक बार अपने कॉपी में लिख लो, ठीक है। तो अब चाहे के ना थ्योरी जो है वो एक हद तक हो गया है, तो अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन जो है वो हमारे पास, ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2, राइट द वेक्टर पी क्यू इन द फॉर्म एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, ठीक है। अगर आपको पीडीएफ वगैरह चाहिए तब आप वेबसाइट पे जाएं। फॉर एग्जांपल वेबसाइट आपको कहाँ से मिल जाएगी, आप इसी यूट्यूब चैनल पर अबाउट सेक्शन में जाएं। कहाँ पर, अबाउट सेक्शन में, अबाउट सेक्शन में जाएं, अबाउट सेक्शन में, ठीक है, इसी यूट्यूब चैनल के। वहाँ पे आपको एक इस तरह का ऑप्शन वेबसाइट लिखा होगा, यहाँ पे उस पर आप क्लिक करेंगे, आप एक वेबसाइट पे लैंड करेंगे। वहाँ आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, सॉल्यूशंस वगैरह मिल जाएगा, ठीक है, और बुक वगैरह भी अपलोड कर दूंगा, ठीक है। पास पेपर के क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको वहाँ पे, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मिल रही होंगी, तो आप वहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। और हो सकता है ये स्लाइड वगैरह भी मैं वहाँ अपलोड कर दूँ, ठीक है। तो राइट द वेक्टर पी क्यू इन द फॉर्म एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, इसको हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो सॉल्व करने के लिए हम आ जाते हैं अपने बोर्ड पर। ये आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का वन। हमें क्या फाइंड करना है, पी टू क्यू फाइंड करना है, ठीक है। कैसे फाइंड करेंगे, देखो ये पॉइंट पी है और ये पॉइंट क्यू है। ड्रॉ करते हैं ज़रा इसको ना, ठीक है, थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, मैं ड्रॉ करता हूँ इसको। ठीक है, तो पॉइंट पी जो है वो समथिंग यहाँ होगा और क्यू को मैं यहाँ बना लेता हूँ -4,5, ठीक है, रेंडमली मैं बना रहा हूँ। अच्छा, ये पॉइंट है, हर पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग मैंने आपको बताया पोजीशन वेक्टर ड्रॉ कर सकते हैं। पोजीशन वेक्टर किस तरह ड्रॉ करते हैं, ऑरिजिन से लेकर उस पॉइंट तक आपने एक लाइन खींच दी, ठीक है, तो मैंने खींच दी यहाँ पे। अच्छा जी, अगेन इस पॉइंट के लिए भी ये मैंने खींच दी। ये हो गया मेरे पास पॉइंट पी और ये जो है वो पॉइंट क्यू। मुझे क्या चाहिए, पी से लेकर क्यू चाहिए, ये चाहिए पी से लेकर क्यू। तो देखो ये ओरिजिन है, इसका हेड इसका टेल आपस में मिल रहा है, ये दोनों वेक्टर ऐड हो रहे हैं, तो ये क्या होगा, रिजल्टेंट होगा। तो यहाँ पे देखो ओ से लेकर पी प्लस पी से लेकर क्यू रिजल्टेंट वेक्टर के बराबर होगा, जो कि है ओ से लेकर क्यू। आपको क्या चाहिए, पी से लेकर क्यू चाहिए, ओ से लेकर क्यू माइनस ओ से पी। ओ टू क्यू क्या है, ओ टू क्यू क्या है, ठीक है, अच्छा सवाल है। ओ टू क्यू क्या है, ओ टू क्यू क्या है, पोजीशन वेक्टर है किसका, पॉइंट क्यू का। तो किसका लिखूंगा, -4 आई कैप प्लस 5 जे कैप। ओ टू पी क्या है, पोजीशन वेक्टर है किसका, पॉइंट पी का, 4 आई कैप प्लस 6 जे कैप, ठीक है। अच्छा
पी टू क्यू, ओ टू क्यू की वैल्यू लिख लेते हैं। ओ टू क्यू क्या है, माइनस का 4 आई कैप प्लस 5 जे कैप, ठीक है, माइनस का साइन। ओ टू पी क्या है, 4 आई कैप प्लस 6 जे कैप, -4 माइनस का 8 आई कैप प्लस 5 -6 माइनस का जे कैप। तो ये मैंने क्या फाइंड कर लिया, पी से लेकर क्यू। ये आपका सॉल्व हो गया ये क्वेश्चन। अच्छा, अब जो क्वेश्चन हम सॉल्व करें, क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करें। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास पी की वैल्यू गिवन है और क्यू वेक्टर की वैल्यू गिवन है, ठीक है। तो फाइंड क्या करना है, 2 पी वेक्टर प्लस 3 क्यू वेक्टर, 2 मल्टीप्लाई बाई पी वेक्टर की वैल्यू रखी जो कि -5i प्लस 4j कैप प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई क्यू की वैल्यू होगी -3i प्लस 5j, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लिया। अच्छा देखो, हमेशा आई वाले कंपोनेंट को आई में ऐड होगा, जे वाले कंपोनेंट हमेशा जे में ऐड होंगे। 8 प्लस 15 23j कैप -10 -9 माइनस का 19 आई कैप, ठीक है। तो ऑब्वियसली आपको समझ आ गया होगा। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 आप एक बार पढ़ें, आपका पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्वेश्चन आपको समझ आना चाहिए। जब तक मैं कॉपी क्लिक करता हूँ क्वेश्चन को, 2,5 क्यू जो है वो 8,0 आर जो है वो 7/2, और एस की वैल्यू क्या है, माइनस का 10,7 आर द गिवन पॉइंट। फाइंड द सम ऑफ द वेक्टर पी क्यू एंड आर एस। पी क्यू प्लस आर एस को आपने कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब देखो, इससे पहले वाले क्वेश्चन में अगर आप आओ, ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2 के वन में आपको पॉइंट पी गिवन था, क्यू गिवन था, आपने पी क्यू फाइंड किया, ठीक है। समझ, बिल्कुल यही तरीका करना है। पोजीशन वेक्टर बनाना है पॉइंट पी क्यू आर एस सब के लिए, फिर पी क्यू को यूज़ करके आप क्या फाइंड करोगे, पी क्यू, बिल्कुल इसी तरह, ठीक है। पी क्यू फाइंड कर लिया। अब पॉइंट आर और एस को यूज़ करके क्या फाइंड करोगे, आर एस। उसके बाद जब दोनों चीज़ फाइंड कर लोगे, दोनों को क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। आई कंपोनेंट आई में ऐड हो जाएगा, जे कंपोनेंट जे में ऐड हो जाएगा, बस ये आपका सॉल्व हो गया क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर, बाकी सॉल्यूशन ऑब्वियसली आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा वेबसाइट पर, आप जाके देखें, ठीक है। अभी फ़िलहाल नहीं होगा, कुछ टाइम लगेगा, आपको मिल जाएगा वहाँ से सॉल्यूशन, ठीक है। फाइंड द यूनिट वेक्टर, नहीं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है फाइंड यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर, ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर। हमें क्या फाइंड करना है, यूनिट वेक्टर फाइंड करना है क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में, ठीक है, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर, ठीक है। वेक्टर पी आपको गिवन है, -3i कैप प्लस 8j कैप। आपको यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला इससे पहले लिखवाया है, आप जाके देख लें। वेक्टर डिवाइडेड बाई इट्स मैग्नीट्यूड, वेक्टर डिवाइडेड बाई इट्स मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो हमारे पास वेक्टर गिवन है, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए होगा। तो वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो आपको अब तक नहीं बताया किस तरह फाइंड करते हैं। वो फाइंड को जिस तरह करते हैं, इसका एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर, पी का एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस पी का वाई कंपोनेंट का स्क्वायर। अगर जेड होता तो जेड कंपोनेंट का स्क्वायर भी हो जाता। तो एक्स कंपोनेंट क्या है, -3 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, ठीक है, 9 प्लस 64, ठीक है। इसको अगर हम सॉल्व कर लें तो हमें क्या मिल जाएगा, 64 प्लस 9 प्लस 9 73 √73। ये मुझे क्या मिल गया, वेक्टर पी मिल गया, ठीक है। अच्छा जी, वेक्टर पी तो हमें मिल गया, वेक्टर पी का मैग्नीट्यूड मिल गया। यूनिट वेक्टर चाहिए, यूनिट वेक्टर बराबर होता है वेक्टर डिवाइडेड बाई इट्स मैग्नीट्यूड। वेक्टर क्या है, -3i कैप
प्लस का 8 जे कैप। मैग्नीट्यूड क्या है 73 माइनस का 3/73 प्लस का 8/73 जे कैप प्लस का आई। ठीक है, तो ये बेसिकली आपने क्या किया, यूनिट वेक्टर कैलकुलेट के लिए अलोंग द डायरेक्शन ऑफ पी। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर किस तरह कैलकुलेट करते हैं आपको समझ आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, फाइंड द वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ फॉलोइंग वेक्टर विद द गिवन मैग्नीट्यूड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 को समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्वेश्चन नंबर 6 को समझने की ज़रूरत है। क्वेश्चन नंबर 6 को देखो, एक वेक्टर है। ठीक है, इस वेक्टर का कुछ ना कुछ डायरेक्शन होगा। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड क्या है वो आपको नहीं पता। इस वेक्टर का कुछ ना कुछ डायरेक्शन ज़रूर होगा। इस वेक्टर को मैं क्या देता हूँ, क्या कहूँ इसको मैं, वेक्टर ए क्या देता हूँ। आपके क्वेश्चन में वेक्टर ए कह रहा है तो वेक्टर ए क्या देता हूँ। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि ऐसा वेक्टर फाइंड करना है जो कि है वेक्टर कैपिटल है, जिसकी डायरेक्शन क्या हो, बिल्कुल इसी के डायरेक्शन में हो, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड क्या हो 6 हो। एक ऐसा वेक्टर फाइंड करना है जिसकी डायरेक्शन क्या हो, यही वाली डायरेक्शन हो, वेक्टर ए वाली, स्मॉल ए वाली, लेकिन मैग्नीट्यूड क्या हो 6 हो। मतलब इसका कुछ ना कुछ यूनिट वेक्टर होगा, इस वाले वेक्टर का भी कुछ ना कुछ यूनिट वेक्टर होगा। अगर दोनों वेक्टर की डायरेक्शन सेम है, वेक्टर ए और स्मॉल ए दोनों की डायरेक्शन अगर सेम है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर दोनों की डायरेक्शन सेम है तो मतलब दोनों का यूनिट वेक्टर भी सेम है। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, ए किसके बराबर है 2i कैप माइनस का 3 जे कैप। ठीक है, अब देखो इसका मुझे क्या चाहिए, यूनिट वेक्टर चाहिए, क्योंकि जो इसका यूनिट वेक्टर होगा वही हमारे रिक्वायर्ड वेक्टर का यूनिट वेक्टर। तो इसका यूनिट वेक्टर कैसे निकालूंगा, वेक्टर डिवाइडेड बाई इट्स मैग्नीट्यूड। ठीक है, हमेशा ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा, एक्स कॉम्पोनेंट 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, माइनस डिजॉल्व हो जाएगा, अगर लिखना चाहो भी तो लिख लो। तो ये अगर मैं सॉल्व कर लूँ तो ये आ जाएगा मेरे पास 2 का स्क्वायर अंडर रूट 13। तो जो यूनिट वेक्टर मिलेगा वो मुझे क्या मिल रहा होगा 2i कैप माइनस 3 जे कैप। देखो पहले क्या लिखना है, वेक्टर ए को लिखना है, लिख दिया वेक्टर ए को। अब मैग्नीट्यूड क्या है अंडर रूट 13, इसको सेपरेट कर सकता हूँ, 2 डिवाइड बाई अंडर रूट 13 माइनस 3 डिवाइड बाई अंडर रूट 13 जे कैप। ठीक है, ये आपको क्या मिल गया, यूनिट वेक्टर मिल गया। ठीक है, अच्छा अब यही यूनिट वेक्टर को यूज़ करके आपने अपना नया वेक्टर फाइंड करना है। ठीक है, इसी वेक्टर को यूज़ करते हुए आपने अपना नया वेक्टर फाइंड करना है। तो अगेन देखो वेक्टर के लिए क्या फॉर्मूला बन जाएगा, यूनिट वेक्टर, अगर मैं मैग्नीट्यूड को यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दूँ, मुझे वेक्टर चाहिए ना, ये वेक्टर चाहिए, तो मैं क्या करूँ, डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई कर दूँगा किससे, यूनिट वेक्टर से। डिटर्मिनेंट को यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दूँगा, तो अभी क्या है मेरे पास वेक्टर ए, तो ये बराबर हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू यूनिट वेक्टर। डिटर्मिनेंट क्या है 6, यूनिट वेक्टर 2/√13 माइनस 3/√13। ठीक है, अच्छा बच्चा लोग, अगर हो सकता है कैलकुलेशन मिस्टेक अगर आपको कहीं मिल रही हो, ठीक है, तो वो आप कमेंट करके बता दें। तो फिलहाल लाइव क्लास में तो स्टूडेंट बता देते हैं। तो 6 2 12, मैं कोशिश तो कर रहा हूँ कैलकुलेटर से कैलकुलेट करूँ, फिर भी अगर हो जाता है क्योंकि मैं आंसर वेरीफाई नहीं कर रहा। ठीक है, तो आप एक बार आंसर भी चेक करते जाइएगा। तो हमारे पास वेक्टर ए आ गया 12 डिवाइड बाई अंडर रूट 13 आई कैप माइनस 18 डिवाइड बाई अंडर रूट 13 जे कैप। ठीक है, तो ये आपका रिक्वायर्ड वेक्टर आ गया। इसके सारे पार्ट हैं वो भी सारे इसी तरह होंगे, उनको भी आपने खुद सॉल्व करना है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 जो है बहुत ही आसान सा एक क्वेश्चन है, कह रहा फाइंड द वैल्यूज ऑफ अननोन, फाइंड द वैल्यूज ऑफ अननोन। ठीक है, क्वेश्चन आपको क्या गिवन है 4i कैप प्लस 5 जे कैप इक्वल टू
पी आई के प्लस 5 जे के। देखो जब y कंपोनेंट के बराबर है तो x इसके बराबर हो गया, x कंपोनेंट के p इज इक्वल टू 4। बाकी सारे क्वेश्चन भी बिल्कुल आसान से हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट आर इक्वल करके आप जो है वो वैल्यूज को इक्वल ले लें और सॉल्व हो जाएगा वो। ठीक है, बहुत आसान था क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो इसके बाद जो है वो हम पढ़ रहे होंगे, उसके लिए अब आपको थोड़ी सी और थ्योरी पढ़नी होगी क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 और आगे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो पहले हम थोड़ी सी थ्योरी पढ़ेंगे, फिर जो है वो हम क्वेश्चन कर रहे होंगे। तो नेक्स्ट हम कुछ थ्योरीज पढ़ लेते हैं आगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो क्या है वो आपको पता होना चाहिए, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ऑफ डिवीजन ऑफ लाइन सेगमेंट, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। तो यहाँ पे देखो मैं क्या करता हूँ, तो फॉर एग्जाम्पल आपके पास दो पॉइंट है, एक पॉइंट है आपके पास पॉइंट P, ठीक, और एक पॉइंट Q। ठीक है, P से लेकर Q तक मैं क्या कर सकता हूँ, एक लाइन सेगमेंट बना सकता हूँ। जिस लाइन सेगमेंट की यहाँ पे बात हो रही है ना, वही लाइन सेगमेंट ये है। ठीक है, इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड करना है। लेट से एक पॉइंट है यहाँ पर R, वो क्या कर रहा है, इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है। अब एक पॉइंट P, R एंड Q, ये तीन पॉइंट है। अब तीन पॉइंट की कॉरस्पॉन्डिंग हम क्या बना सकते हैं, तीन पोजीशन वेक्टर। ठीक है, लेट्स से ये आपके पास ये ओरिजिन है, तो ये देखो मैं क्या कर रहा हूँ, ये हो गया और फिर ये इसके लिए, ठीक है। अच्छा जी, ये पोजीशन वेक्टर्स बना दिया मैंने, नाम दे देता हूँ, इसको मैं नाम दे देता हूँ A, इसको नाम दे देता हूँ इस पोजीशन वेक्टर को B, और इसको जो है वो स्मॉल r। अगर आपको, चलो एक और चीज़ समझा देता हूँ आपको, रेशो क्या होता है। आपके पास एक लाइन है 4 मीटर की, कितने, 4 मीटर की, 4 मीटर की आपके पास लाइन है। तो आपने क्या किया, एक पॉइंट लिया यहाँ पर, ये पॉइंट क्या कर रहा है, बिल्कुल बीच में आपने पॉइंट लिया। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस, ये भी 2 मीटर होगा, ये भी 2 मीटर। रेशो ले सकते हो इस पॉइंट के लिए 2:2। 2:2, ये बिल्कुल सेम वही चीज़ है। ठीक है, तो जो ऑपरेशन यहाँ अप्लाई कर सकते हैं वही यहाँ पे क्या होगा, ये 1/1 हो जाएगा। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 1:1 हो जाएगा। अगर ये होता 6 और आपका पॉइंट होता 2 पे और यहाँ पे होता 4 मीटर, यहाँ 4 मीटर होता है, यहाँ 2 मीटर, तो हम लिखते क्या 2:4 और आगे डिवाइड करके क्या होता है 1:2। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा। ठीक, तो हम आ जाते हैं वापस चीज़ पर। ठीक है, तो रेशो क्या होगा, रेशो इसके लिए अगर मैं रेशो लिखना चाहूँ यहाँ से यहाँ तक, ये बहुत ही ज़्यादा तर हो गया। इसको मैं कह देता हूँ n, इसको मैं कह देता हूँ m। तो हमारे पास जो रेशो है, जिस रेशो में r जो है वो p q को डिवाइड कर रहा है, वो क्या है, n/m। अब पोजीशन वेक्टर r, अगर आपको ये कैलकुलेट करना है तो r के लिए फॉर्मूला आपके पास हो जाएगा, देखो n मल्टीप्लाई बाई a, n को इसके अपोजिट मल्टीप्लाई करो n q के साथ ना, तो ये मल्टीप्लाई किस होगा, q से, और m किससे मल्टीप्लाई होगा, b से, m b से, तो m मल्टीप्लाई बाई b प्लस n मल्टीप्लाई बाई a, m प्लस n, ये हो गया r के लिए फॉर्मूला जिसके लिए हमें कैलकुलेट करनी। अच्छा, ये इंटरनल डिवीजन है। अगर यही पॉइंट r क्या हो, इस तरफ लाई कर रहा हो, पॉइंट r, अगर आप बुक में जाएंगे आपको इंटरनल डिवीजन के लिए भी आपको लिखा हुआ नजर आ रहा होगा। अगर यही पॉइंट r आउटसाइड द लाइन हो, यही पॉइंट r आउटसाइड द लाइन हो, तो वो क्या कहलाएगा, एक्सटर्नल डिवीजन। एक्सटर्नल डिवीजन, एक्सटर्नल डिवीजन का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा,
एम इंटू बी माइनस एन ए अपॉन एम माइनस एन, ये आर का फॉर्मूला हो जाएगा। एक्सटर्नल डिवीज़न, ये किसके लिए? इंटरनल डिवीज़न। मोस्टली हम क्या यूज़ कर रहे होते हैं? इंटरनल डिवीज़न यूज़ कर रहे होते हैं, एक्सटर्नल नहीं, बहुत कम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यही फॉर्मूला आपने बहुत अच्छे से याद रखना है, एक्सटर्नल में बस साइन चेंज कर देना। ठीक है, तो ये थ्योरी काफ़ी है। अब इसके बाद हम क्वेश्चन पर आ जाएंगे। तो क्वेश्चन पर अगर आप आ जाओ, चलो एक चीज़ और यहीं डिस्कस कर लो। अगर देखो, अगर मैं कहूँ N1 है, M1 है, 1:1, 1:1 का क्या मतलब है? 1:1 का मतलब रेशियो तभी होगा, फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक लाइन है 4 मीटर की, ठीक है, बिल्कुल बीच में मतलब मिड पॉइंट के लिए रेशियो क्या होगा? हमेशा 1:1, 2:2 होगा। अगर 4 है तो, और इसको सिंप्लीफाई कर लोगे तो क्या बन जाएगा? 1:1 बन जाएगा। तो M:N की वैल्यू क्या है? 1:1। देखो, अगर मैं M की वैल्यू 1 पुट करूं और N की वैल्यू 1 पुट करूं तो क्या होगा? B मल्टीप्लाई बाई 1 B, A मल्टीप्लाई बाई 1 A। तो मिड पॉइंट के लिए क्या फॉर्मूला बन जाएगा? ये, और M भी 1 है, N भी 1 है, तो ये हो जाएगा B प्लस A अपॉन 2। ये फॉर्मूला आ गया किसके लिए? आपके पास मिड पॉइंट के लिए। तो इसको भी आप याद कर लो और लिख लो इसको कॉपी के अंदर। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत आसान सा भी है और थोड़ा समझने के लिए भी है। पढ़ लो एक बार क्वेश्चन, वीडियो पॉज करके वीडियो को क्वेश्चन को पढ़ लो। फाइंड अ पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट डिवाइडिंग द जॉइंट A and B in the given ratio where position vector of A and B are। ठीक है, आपको एक पोजीशन वेक्टर गिवन है। ए का पोजीशन वेक्टर स्मॉल ए से रिप्रेजेंट कर देते हैं, जो कि है 4i कैप माइनस 5j कैप। ठीक है, और बी का जो पोजीशन वेक्टर है उसको हम 2i कैप प्लस 7j कैप। ठीक है, और M:n जो है वो क्या गिवन है? 3:5। फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट डिवाइडिंग द जॉइंट ऑफ A and B। A था और B था, ये पॉइंट, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर फाइंड करना है जो A और B को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, जिसको हम स्मॉल r से रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्मॉल r जो है वो फॉर्मूला आपने पढ़ लिया है, MB प्लस NA अपॉन M प्लस N। ठीक है, तो M की वैल्यू 3 है, B क्या है? 2i कैप प्लस 7j कैप प्लस N क्या है? 5, A क्या है? 4i कैप माइनस 5j कैप, 3 प्लस 5, 3 2 ज़ा 6i कैप, 7 3 ज़ा 21j कैप, 5 4 ज़ा 20i कैप, 5 5 ज़ा 25j कैप, 3 प्लस 5 8। अच्छा, तो इसको अगर मैं ऐड कर लूँ तो ये मुझे क्या मिल जाएगा? 26i कैप 21 माइनस 25 माइनस का 4j कैप अपॉन 8, 26i कैप अपॉन 8 माइनस का 4 अपॉन 8j कैप। ठीक है, 26 डिवाइडेड बाई 8, 13 डिवाइडेड बाई 4i कैप माइनस का 1 डिवाइड बाई 2j कैप। तो ये आपने पोजीशन वेक्टर पॉइंट ऑफ डिवीजन ऑफ सेगमेंट A एंड B फाइंड कर लिया, और यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। एक बार आंसर वेरीफाई कर लो। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 2 और पार्ट 3 बिल्कुल इसी तरह सेम होगा, आप कर सकते हो इसको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? प्रूफ हेक्सागोन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। प्रूफ हेक्सागोन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, इस चीज़ को हमें प्रूफ करना है। हेक्सागोन 6 साइड वाला पॉलीगॉन। ठीक है, टेट्राहेड्रल होता है, ट्राइंगल भी एक पॉलीगॉन है, टेट्राहेड्रल है, हेप्टागोन है, ठीक है, पेंटागोन, ठीक है, ट्राइंगल भी एक है, टेट्राहेड्रल जिसमें जो है वो क्या होता है? 4 साइड होते हैं, यहाँ पे 3 4। पेंटा में क्या होता है?
5, हेक्सा 6, हेप्टा 7, ऑक्टा 8, के बाद नॉना, डेका। ठीक है, तो खैर उसमें यहाँ तक जाने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी किसके लिए प्रूफ करना है? हमें हेक्सागोन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन प्रूफ करना है। ठीक है, तो हेक्सागोन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन किस तरह प्रूफ करेंगे हम? हेक्सागोन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को किस तरह प्रूफ करेंगे? हेक्सागोन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, हेक्सागोन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, इसको हमें प्रूफ करना है। तो मैं एक हेक्सागोन बना लेता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा ख़राब बना है, खैर काम चल जाएगा हमारा। अच्छा, इस हेक्सागोन में जो साइड इस हेक्सागोन को कंप्लीट कर रही होगी, ये क्या होगी? रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, अच्छा सबको नाम दे देते हैं सारी साइड को। ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर सी है, ये वेक्टर डी है और ये वेक्टर ई है। अच्छा देखो, अगर मैं एक लाइन बनाता हूँ इस तरह, ठीक है, तो क्या हुआ? वर्टेक्स के सारे नाम देता हूँ, ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, ट्राइंगल समझो। अच्छा, यहाँ पे जो लॉ में यूज़ करना है वो फ्रॉम ट्राइंगल लॉ यूज़ कर रहे होंगे, और इसकी वजह से हम हेक्सागोन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो ट्राइंगल लॉ को यूज़ करते हुए तो पहले हमें जो कंसीडर करना है वो क्या हम कंसीडर करें? इन ट्राइंगल ए बी सी, ये ट्राइंगल है। अब इस ट्राइंगल में आप देखो, आपके पास दो साइड है, एक ये वाली साइड और ये वाली साइड, ये दोनों एरो हेड बना लेते हैं। देखो, इसका एरो हेड इसके टेल पर आ रहा है, तो ये दो वेक्टर क्या हो रहे हैं? ए और बी आपस में ऐड हो रहे हैं। क्या बनाएंगे? ए टू सी बनाएंगे। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ 8 से लेकर सी किसके बराबर है? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ठीक है, अब कंसीडर करो ट्राइंगल ए सी डी। ठीक है, तो यहाँ से मैं लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ। ए से लेकर डी किसके बराबर है? ए से लेकर डी, ए टू सी ये वाली लाइन और ये वाली लाइन। देखो, इसका हेड इसके टेल पर आ रहा है, तभी दोनों ऐड हो रहे हैं। ए टू सी प्लस सी टू डी। सी टू डी क्या है? सी है। ए टू सी ऊपर कैलकुलेट किया है जो कि ए प्लस बी है, प्लस बी, और ये सी जो है वो एज इट इज यहाँ आ गया। अच्छा जी, थोड़ा सा ना मैं यहाँ कर लेता हूँ। अब ट्राइंगल कौन सा कंसीडर करना है हमें? ये वाला ट्राइंगल ए डी ई, ए डी ई। ठीक है, तो ये जो है क्या है? रिजल्टेंट है। ए टू ई, और ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों ऐड हो रहे हैं। ए टू डी, ए टू डी और डी टू ई, ए टू डी और डी टू ई। डी से लेकर ई किसके बराबर है? स्मॉल डी के। तो लिख दिया मैंने ए टू डी। यहाँ देखो किसके बराबर था? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। अच्छा, अब ट्राइंगल कंसीडर कर सकते हैं ए ई एफ। यहाँ देखो, ए से लेकर एफ
किसके बराबर है, रिजल्टेंट वेक्टर है ये ए से लेकर एफ, जो कि आर और ये दोनों ऐड हो रहे हैं, तो ए से लेकर ई प्लस ई टू एफ। ए से लेकर ई किसके बराबर है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी के, और ई से लेकर एफ किसके बराबर है, स्मॉल ई के। ठीक है, तो ये आपके पास ए टू एफ क्या था, आर। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट है ये तो पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन होता है, हेक्सागोन के केस में हेक्सागोन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बन जाएगा। तो जितनी भी साइड्स हैं, तमाम साइड्स पे अगर वेक्टर्स हैं तो इन सब का सम लार्ज साइड के बराबर होगा, क्लोजिंग साइड के बराबर होगा। तो हमने यहाँ पे क्या किया, हेक्सागोन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को प्रूव कर दिया। ठीक है, तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। आप वीडियो को बैक करें, डायग्राम थोड़ी सी गंदी हो गई, पहले डायग्राम बनाएं साफ साफ, उसके बाद फिर जो है वो क्वेश्चन को अपनी कॉपी में सॉल्व करें, साथ साथ सॉल्व करते जाएं, वीडियो पॉज करें। ठीक है, अच्छा ये जो पूरा जो लेक्चर है ना, ये आपने पूरे एक दिन में नहीं देखना, एक दिन में देखना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, आप इसको जो है वो एटलीस्ट 3 दिन में देखें, तो ये 3 दिन का लेक्चर है एटलीस्ट। ठीक है, तो आराम से देखिए, तब समझ आएगा आपको। अच्छा जी, तो अब क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहते हैं, ए की वैल्यू गिवन है -3, -5, और बी की वैल्यू गिवन है 6, 0, एंड सी की वैल्यू गिवन है 2, 4। बी वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम, देन यूजिंग वेक्टर्स फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी। मुझे नहीं पता डी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। अगर ये गिवन है ए बी सी डी जो है वो क्या है, एक पैरालेलोग्राम है। ठीक है, ए बी सी डी क्या है, पैरालेलोग्राम है। तो आप मुझे बताओ डी क्या होगा, डी की क्या वैल्यू होगी। तो मैं एक पैरालेलोग्राम यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ। इसको मैं नेम देख सकता हूँ, मैं नेम दे देता हूँ, ये हो गया ए बी सी और डी। ठीक है, अब हर पॉइंट की कॉरस्पॉन्डिंग हम क्या बना सकते हैं, पोजीशन वेक्टर बना सकते हैं। तो ए के लिए, बी के लिए, डी के लिए, सी के लिए। ठीक है, इसको मैं कह देता हूँ स्मॉल डी, सी, स्मॉल ए, और ये जो है वो स्मॉल बी। अब इसकी वैल्यूज लिख लेते हैं। स्मॉल ए किसके बराबर होगा, स्मॉल ए बराबर होगा -3i -5j। पॉइंट ए से लिख रहा हूँ मैं। स्मॉल बी पॉइंट बी से लिखाएगा 6i। स्मॉल सी जो है वो 2i + 4j। ठीक है, और डी के लिए xi + yj। अगर ए बी सी डी पैरालेलोग्राम है तो इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, अगर आप ए टू सी डायगोनल ड्रॉ करते हैं, ठीक है, और बी टू डी डायगोनल ड्रॉ करते हैं, तो से ये दो डायगोनल जहाँ इंटरसेक्ट करेंगे वो बेसिकली दोनों डायगोनल का मिड पॉइंट होगा। बी से लेकर डी तक का मिड पॉइंट भी यही होगा जो ए से लेकर सी तक का मिड पॉइंट होगा। ठीक है,
तो मेरे कहने का क्या मतलब है, मिड पॉइंट को अगर हम आर से रिप्रेजेंट करें तो आर ऑफ सी डी ए सी बराबर होगा आर ऑफ बी डी के। इन टर्म ऑफ पोजीशन वेक्टर पॉइंट को रिप्रेजेंट करें तो इस पॉइंट का, मिड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हम ऑरिजिन से ड्रॉ कर लेंगे, जो कि आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। चाहो तो ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक ये बेसिकली क्या मिड पॉइंट है दोनों डायगोनल का। अगर ये पैरेललोग्राम में हमेशा ये प्रॉपर्टी होती है कि इसका जो डायगोनल का मिड पॉइंट होता है वो हमेशा सेम होता है, ठीक है। यहाँ पे भी 1:1 का रेशियो आएगा, यहाँ पे भी 1:1 का रेशियो आएगा। अब आपने क्या करना है, आर ऑफ ए सी कैलकुलेट करना है। आर ऑफ ए सी देखो कहाँ से मिलेगा, आर ऑफ ए सी। आर ऑफ ए सी मिलेगा, पहले मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है जो आपने इससे पहले ड्राइव किया, कॉपी में आपने लिख लिया होगा, बी प्लस ए अपॉन 2, ठीक है। देखो बी एंड पॉइंट का, फॉर एग्जांपल अगर मैं ए और सी का मिड पॉइंट फाइंड कर रहा हूँ तो हमारे लिए मिड पॉइंट का फॉर्मूला बन जाएगा क्या, ए का पोजीशन वेक्टर स्मॉल ए प्लस सी का पोजीशन वेक्टर स्मॉल सी अपॉन 2, ठीक है। वैल्यूज लिख लेते हैं। ए क्या है, -3i कैप माइनस का 5j कैप, 3i कैप माइनस का 5j कैप प्लस सी क्या है हमारे पास 2i कैप प्लस 4j कैप अपॉन 2, -3 प्लस 2 माइनस का i कैप माइनस 5 प्लस 4 माइनस का j कैप अपॉन 2, ठीक है। तो ये रहेगा क्या, माइनस का 1/2 i कैप माइनस का 1/2 j कैप, ठीक है। ये आ गया हमारे पास स्मॉल आर एंड इसके बाद देखो और क्या चीज़, आर बी डी फाइंड करना है। आर बी से लेकर डी। अब पॉइंट बी और पॉइंट डी यूज होगा। पॉइंट बी क्या है, डी का पोजीशन वेक्टर। पॉइंट बी की वैल्यू क्या है 6i कैप, डी की वैल्यू क्या है xi कैप प्लस yj प्लस yj कैप। तो यहाँ पे देखो ये कंपोनेंट दोनों ऐड हो जाएगा, 6 प्लस x अपॉन 2 i कैप प्लस y अपॉन 2 j कैप। ये जो हमने बताया था पैरेललोग्राम के लिए, ठीक है, इसके मुताबिक आर ए सी किसके बराबर होगा, आर बी डी के। ये आर बी डी है, किसके बराबर होगा, आर ए सी ए सी ए सी ए सी, ठीक है। तो आर ए सी किसके बराबर है, आर बी डी के, बिकॉज ये एक पैरेललोग्राम है। तो माइनस का 1/2 माइनस का 1/2 इज इक्वल टू 6 प्लस x अपॉन 2 कैप प्लस y अपॉन 2 j कैप, ठीक है। अगर दो वेक्टर्स आपस में इक्वल हैं, ठीक है, यहाँ पे भी मैं लिख लेता हूँ i कैप, तो उसकी क्या होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो है वो बराबर होंगे। तो माइनस का 1/2 को मैं ले लेता हूँ किसके बराबर, 6 प्लस x अपॉन 2 के, एंड माइनस का 1/2 y अपॉन 2 के। 2 से 2 कैंसिल, x की वैल्यू हो जाएगी -1 माइनस से जो कि हो जाएगा -7, और 2 से 2 कैंसिल, y की वैल्यू आ जाएगी क्या माइनस। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास जो थर्ड पॉइंट आ रहा है पॉइंट डी, जो क्या है -x की वैल्यू -7 है, y की वैल्यू -1 है। तो अगर मैं इसको वेरीफाई करूँ बुक से, तो बुक्स में आंसर जो है वो -1, -1 है, -1, है। एक बार मैं क्वेश्चन चेक करता हूँ। तो यहाँ पे देखें
हमने क्वेश्चन गलत कॉपी किया हुआ है, माइनर सी मिस्टेक हो गई है। वो ये है कि यहाँ पे जो है वो 3 होगा, -3 लिखा था, जिसकी वजह से यहाँ पे भी क्या होगा, प्लस का 3 रहेगा और फिर यहाँ पे +3 रहेगा। 3 + 2 5 हो जाएगा, ये 5i कैप, ये भी रहेगा 5i कैप, फाइव ऑन 2i कैप, और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 5/2, 5/2, 2 से 2 कैंसिल, और फिर 5 -6 क्या आ जाता है मेरे पास, -1। तो डी में जो है वो x भी -1 है और y भी -1 है, तो ये आपके पास